कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड के एक काले अंधेरे जंगल से, जहां एक आदमी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा है। भागते भागते उसे बार बार साइन बोर्ड दिखते हैं जिन पर लिखा है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कभी एक नंबर, कभी दूसरा, जैसे ये कोई चेतावनी हो या किसी अनजान जगह की दूरी। लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, अंधेरा उसे चारों तरफ से निगल लेता है। ऊपर आसमान में पंछियों का झुंड चीखता हुआ उड़ता है और अगले ही पल आदमी गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उससे पहले कि वो संभल पाए, एक अदृश्य ताकत उसके पैरों को जकड़ लेती है और धीरे धीरे उसे अंधेरे में घसीट ले जाती है। कट टू कहानी अब पहुंचती है आयरलैंड के ही एक और कोने में, जहां रहती है एक आर्टिस्ट मीना। फिलहाल वो एक पेट स्टोर में काम करती है। एक दिन उसका बॉस उसे एक जिम्मेदारी देता है, एक बेहद दुर्लभ तोते को पास के शहर के चिड़ियाघर तक पहुंचाने की। मीना हाँ कह देती है और उस तोते को रात भर के लिए अपने घर ले आती है। लेकिन फिर होता है कुछ अजीब। मीना उससे बातें करते करते कह देती है, मेरी माँ को गुजरे 15 साल हो गए। और तभी वो तोता जवाब देने लगता है, हाँ, एक परिंदा जो इंसान की तरह उसके दुख में बोलता है। रात को मीना अपने ही घर से निकलती है, बालों पर विग और चेहरे पर एक नया नकाब। बार में जाकर एक अजनबी से मिलती है, खुद को एक झूठे नाम से बैलेरीना बताती है। लेकिन सुबह होते ही सब मुखौटे टूट जाते हैं। मीना वापस घर आकर तोते से माफी मांगती है और कहती है, असल वाली मीना शायद किसी को पसंद ही ना आए। आखिरकार मीना अपने सफर पर निकल ही पड़ती है। रास्ते में उसकी बहन लूसी का फोन आता है। लूसी उसे याद दिलाती है, मीना तेरा परिवार है, तेरी भांजियां तेरा इंतजार कर रही हैं, तुझे उनसे जुड़ना चाहिए। लेकिन मीना बस चुपचाप सुनती रहती है और गाड़ी चलाती जाती है। कुछ देर बाद उसकी कार एक पुरानी अंधेरी जंगल की सड़क पर पहुंचती है और अचानक गाड़ी झटके से बंद हो जाती है। साथ ही फोन का नेटवर्क भी गायब। सब कुछ रहस्यमय तरीके से कट जाता है। मीना तोते का पिंजरा उठाती है और मदद ढूंढने के लिए सड़क पर निकल पड़ती है। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है, न कोई इंसान न कोई गाड़ी। वो वापस आती है जहां उसने अपनी कार छोड़ी थी, पर अब वहां कुछ भी नहीं। सड़क सुनसान, गाड़ी गायब। घबराई मीना अंधेरे में चलती जाती है। अपने डर को दबाने के लिए वो तोते से बातें करने लगती है, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती हैं, क्यों ना तुम्हारा नाम डार्विन रख दें। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वो औरत चीखती चिल्लाती भाग रही थी। मीना उसे देखकर रुक जाती है और फिर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। वो औरत उसे एक पुराने से जंगल के कुटीर तक ले जाती है। दरवाजा खोलते ही औरत तेज आवाज में कहती है, पेड़स के अंदर रहना है तो तुरंत अंदर आ जाओ। मीना बिना सोचे समझे अंदर भाग जाती है। ये बुजुर्ग औरत मेलिन थी, जो कई सालों से यहाँ दो और लोगों, करारा और डैनियल के साथ रह रही थी। अंदर आते ही मेलिन मीना को आदेश देती है, आईने के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि वॉचर्स इस जगह के भीतर तभी नहीं आ सकते जब यहाँ आईना हो। हर रात जैसे ही सूरज डूबता है, वो रहस्यमयी वॉचर्स बाहर आ खड़े होते हैं कैबिन के चारों ओर, पर अंदर आने की हिम्मत कभी नहीं करते, क्योंकि उनके रास्ते में होता है आईना। मीना आईने के सामने खड़ी होती है। अचानक उसके कानों में ताली बजने की आवाज गूंजती है। वो घबरा जाती है और तभी मेलिन धीरे से कहती है, हाँ यही है उनका तरीका। वॉचर्स तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक नया खेल शुरू हुआ है। सुबह होते ही मीना ठान लेती है, अब और नहीं। वो कहती है कि उसे यहां से निकलना ही होगा। बाकी सब उसे समझाते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन मीना जिद पर अड़ी रहती है। वो अकेली जंगल की ओर बढ़ जाती है। मेलिन उसके पीछे पहुंचती है और सच बताती है, ये जंगल धोखा देता है मीना। यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन जिंदा रहना मुमकिन है अगर तुम उन निशानों का ध्यान रखो। वो पेड़ों पर लगे अजीब बोर्ड्स की तरफ इशारा करती है। ये सारे मार्किंग्स कैबिन की सीमा बताते हैं। अगर तुम इस दायरे में रहोगी तो अंधेरा होने से पहले वापस पहुंच सकती हो, लेकिन अगर एक कदम भी इस सीमा से बाहर चली गई तो कोई वापसी नहीं। ये सारे चिन्ह एक शख्स ने बनाए थे, जिसे लोग प्रोफेसर कहते थे, लेकिन अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। रात होते ही सब कैबिन में लौट आते हैं और तभी डैनियल नया तमाशा शुरू करता है। वो वॉचर्स के सामने शो पेश करता है। इस बार उनके लिए नया आकर्षण थी मीना, लेकिन वॉचर्स की आवाजें गूंज उठती हैं, वो जैसी है वैसी ही रहे, हमें उसका असली रूप चाहिए। उधर हर शाम की तरह सियरा म्यूजिक ऑन करती है और नाचना शुरू कर देती है। वो ऐसे डांस करती है मानो यह उसकी रोजमर्रा की पूजा हो। दूसरी तरफ मीना को कुछ पुरानी डिस्क मिलती है जिनमें रिकॉर्डेड टीवी शो चल रहे थे, लव सर्च नाम के। अजीब था, इस सुनसान जंगल के बीच कोई इन बेकार शो को क्यों सहेज कर रखेगा। सुबह होते ही मीना और सियरा जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकलती हैं। सियरा बताती है कि उसके गुमशुदा पति ने जाते जाते उसे कहा था, डैनियल का ध्यान रखना। उसके बाद वो शख्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रास्ते में सियरा एक और राज खोलती है।
हमने हाल ही में जंगल में अजीब से बुरोज देखे हैं। यही वो जगह है जहां दिन के समय वॉचर्स छुपे रहते हैं। मीना की सांसें थम जाती हैं। सियरा जोड़ती है, मुझे यहां रहते हुए लगभग 5 महीने हो गए, और हर दिन वही पुरानी दहशत। थोड़ी देर बाद मेलिन सबको बुलाती है और सख्त सुरक्षा नियम दोहराती है। कभी रात को बाहर मत निकलना, दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, और हमेशा रोशनी में रहना। यही उनकी जिंदगी थी, हर दिन हर रात बिल्कुल एक जैसी। मीना घंटों टीवी शो देखती और कई बार आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ताकती रहती। लेकिन एक दिन उसने हल्के से आईने पर दस्तक दी और अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक गूंज उठी। मेलिन की आवाज कांपते हुए गूंजी, सब रुक जाओ, हिलना मत, क्योंकि जो भी बाहर है वो इंसान नहीं। और उसी पल हर चीज ठहर गई। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। रास्ते में डैनियल अपने दिल की बातें खोलता है। वो कहता है, मेलिन पहले यूनिवर्सिटी में काम करती थी, इसलिए खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो यहाँ सबसे ज्यादा वक्त से फंसी हुई है। मैं खुद यहाँ 8 महीने से हूँ, पर अब तक किसी इंसान को नहीं देखा। डैनियल की बात सुनकर मीना के मन में एक ख्याल आता है। वो डैनियल को मनाती है कि वो उसकी मदद करे, जंगल में बने रहस्यमयी बुरोज की तहकीकात करने में। रस्सी बांधकर मीना अंधेरे गड्ढे में उतर जाती है। जैसे जैसे वो नीचे जाती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। नीचे उसे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं, पुराने अखबार, टूटी फूटी खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान के टुकड़े, और यहाँ तक कि एक पुरानी साइकिल भी। वो साइकिल को रस्सी से बांधती है और ऊपर भेज देती है। लेकिन तभी गहरे अंधेरे से वही अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, ठीक वही आवाजें जो हर रात कैबिन के बाहर सुनी जाती थी। मीना घबरा उठती है और जोर से चीखती है। अचानक रस्सी उसके पैरों के पास गिर जाती है। उसका बच निकलना नामुमकिन लगने लगता है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मीना ऊपर चढ़ जाती है और तेज रोशनी में बाहर निकल आती है। दोनों मिलकर उन चीजों की जांच करते हैं। सबसे अहम थी वो पुरानी साइकिल, जिससे शायद भागने का रास्ता मिल सकता था। लेकिन तभी मेलिन की प्रतिक्रिया सबको चौंका देती है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और रहस्य सब एक साथ झलकता है, मानो उसने कोई ऐसा राज छुपा रखा हो जिसे बाकी सब जानना ही नहीं चाहिए। इधर डैनियल ने पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जोड़ तोड़ कर एक सर्विलांस सिस्टम तैयार कर लिया। वो कैबिन के दरवाजे पर एक कैमरा लगा देता है। रात होती है, सब कुछ वैसे ही चलता है जैसा रोज। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक गूंजती है। डैनियल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये कोई इंसान हो सकता है, पर मेलिन सख्ती से मना करती है, दरवाजा मत खोलना। फिर अचानक बाहर से एक आवाज आती है। वो आवाज थी सियरा के पति की। सियरा का दिल टूटने लगता है। वो सबूत मांगती है, अगर तुम सच में मेरे पति हो तो बताओ मैं कौन सी किताब पढ़ रही हूँ। लेकिन बाहर खड़ा शख्स चुप हो जाता है, जबकि ये वही किताब थी जो उन्होंने साथ खरीदी थी, उसी की सलाह पर। फिर भी वो आवाज गिड़गिड़ाने लगती है, दरवाजा खोल दो, मुझे मौत से बचा लो। सियरा घबरा कर कहती है, कैमरे में देखो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जैसे ही वो आदमी कैमरे के पास झुकता है, अचानक कुछ अदृश्य ताकत उसे पकड़ लेती है और घसीटकर अंधेरे जंगल में ले जाती है। उसी पल आईने पर दस्तक गूंज उठती है, इस बार पहले से कहीं ज्यादा जोर से। सबकी रूह कांप उठती है। मेलिन आगे बढ़कर सबके सामने खड़ी हो जाती है, मानो अपनी जान दांव पर लगाकर बाकी लोगों को ढाल दे रही हो। और तभी दस्तक अचानक थम जाती है। सुबह होते ही मेलिन गुस्से में तमतमाई हुई बाहर निकलती है। वो पुरानी साइकिल उठाकर सीधे उसी बुरों में फेंक देती है और चिल्लाती है, अब कोई नियम नहीं तोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब सब शांत हो जाता है, मीना अपने अतीत को याद करती है। उसे अपनी बहन और माँ याद आती हैं। वो दिन जब सब कार में सवारी करने निकले थे, मौसम बेहद सुहाना था। मीना ने खिड़की खोल दी। माँ ने कहा, इसे बंद कर दो, हवा परेशान कर रही है। लेकिन मीना ने शरारती अंदाज में उनकी नकल की और बात नहीं मानी। माँ का ध्यान पल भर के लिए बंटा और तभी वो हादसा हुआ जिसका दोष आज तक मीना अपने दिल में लिए घूम रही है। वक्त बीतता है, सर्दियां दस्तक देती हैं, दिन छोटे होने लगते हैं, रातें और भी ठंडी, खाना कम पड़ता है और कैबिन के भीतर झगड़े भड़कने लगते हैं। एक दिन सियरा गुस्से में जंगल की ओर निकल पड़ती है। मीना उसके पीछे दौड़ती है। सियरा रोते हुए कहती है, मुझे यकीन है वो जॉन सचमुच था। तभी अचानक घर की दिशा से डैनियल की चीखें सुनाई देती हैं। सियरा और मीना दौड़कर लौटना चाहती हैं, लेकिन मेलिन और मीना को अंदर आने से रोक देती है। गुस्से और निराशा में दोनों औरतें एक पेड़ के नीचे छुप जाती हैं। और फिर वो नजारा सामने आता है जिसने उनकी रूह तक हिला दी। जंगल की गहराई से लंबे पतले मकड़ी जैसे डरावने प्राणी निकलते हैं। उनकी चाल धीमी, लेकिन उनकी मौजूदगी हड्डियों तक को जमा देने वाली। वो कैबिन की खिड़की तक पहुंचते हैं और इतनी भयानक, कान फाड़ देने वाली आवाजें निकालते हैं कि दिल थम जाए। वो प्राणी, द वॉचर्स, सीधे डैनियल और सियरा की ओर घूरते हैं। मीना और मेलिन पेड़ के नीचे बैठे सांस रोके हुए इंतजार करती हैं कि ये भयावह छायाएं कब लौट जाएं। आखिरकार जब वॉचर्स हट जाते हैं तो दोनों औरतें दौड़कर कैबिन पहुंचती हैं। दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाती हैं, हमें अंदर आने दो। लेकिन डैनियल इनकार कर देता है, वो दरवाजा नहीं खोलता। तब मीना रोते हुए कहती है,
मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी और उस हादसे का बोझ आज तक मेरे दिल पर है। वो डैनियल से गिड़गिड़ा कर कहती है, अगर तुमने भी यही गलती की तो उम्र भर इसी दर्द में जलते रहोगे। डैनियल समझ चुका था उसकी वजह से ही कई लोगों की मौत हुई और तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चारों भागकर शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वॉचर्स को दिखा सकें कि वे सब अपनी जगह पर मौजूद हैं। यही मेलिन सबके सामने सच स्वीकार करती है। वो कहती है कि उसने हमेशा उन्हें कुछ बातों से बचाने की कोशिश की। असल में वो पहले यूनिवर्सिटी में इतिहास और मिथकों की प्रोफेसर थी, लेकिन बाकी लोगों की तरफ फंसी नहीं थी। वो यहाँ खुद अपनी मर्जी से आई थी और तब जाकर उसे असली डर समझ में आया। वो बताती है कि एक बार उसने अकेले शिकार किया था और सूरज ढलने पर उसने अपनी ही शक्ल देखी, न बिल्कुल कॉपी लेकिन इतनी मिलती जुलती कि रूह कांप उठी। मेलिन बताती है, ये वॉचर्स कोई साधारण जीव नहीं, ये सदियों से मौजूद प्राचीन प्रजाति है। लोग इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, चेंजलिंग्स, विंग्ड वंस, फेरीज। इनका असली मकसद है इंसानों का अध्ययन करना और फिर उनकी नकल बन जाना, और जो यहाँ आ गया उसे ये कभी बाहर नहीं जाने देंगे। तभी कैबिन के बाहर से सबकी आवाजें गूंजने लगती हैं। मिना, डैनियल, सियरा जैसे उनके अपने ही रूप बाहर खड़े हों। इसी अफरा तफरी में डैनियल को कैबिन की फर्श में एक छुपा हुआ हैच मिल जाता है जो अब तक किसी ने देखा ही नहीं था। चारों नीचे उतरते हैं और सामने आता है एक भारी किले जैसा कमरा। चारों तरफ खाने पीने का सामान, मशीनें और हथियार, जैसे किसी ने सालों से यहाँ तैयारी कर रखी हो। मिना एक पुराना कंप्यूटर ऑन करती है और स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ता है। उसमें एक शख्स नजर आता है, प्रोफेसर रोरी किलमार्टिन। यही असली प्रोफेसर था जिसने सबसे पहले वॉचर्स की दुनिया में कदम रखा। साल 1969 में उसने इस जगह की खोज की और इसका नाम रखा वंडरलैंड। हर शाम वो इन रहस्यमयी प्राणियों को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब लगता है वो खुद भी वंडरलैंड का हिस्सा बन चुका है। प्रोफेसर के वीडियो में उसकी कहानी सामने आने लगती है, कहानी उस वक्त की जब वो यहाँ अकेला नहीं था। हर शाम वॉचर्स उसकी खिड़की तक आते और उसे घंटों तक निहारते। वो उनकी रिसर्च का पहला इंसानी शिकार था। उसके साथ ही वैज्ञानिक उस पर हंसते थे, कहते ये सब बस तुम्हारा भ्रम है, लेकिन वो जानता था कि ये सब सच है। और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे ये जगह हमेशा के लिए खून से लाल हो गई। उसने आसपास के वीरान गांवों से मजदूर बुलाए, लेकिन ये लोग आम मजदूर नहीं थे। वो चुनता था अकेले रहने वाले, शराबी या वो लोग जिनकी गुमशुदगी पर किसी की नजर न जाए। हर रात वो उन्हें बाहर खुले में डिनर करने भेजता और खुद बंकर के अंदर से छुपकर देखता कि वॉचर्स उनके साथ क्या करते हैं। उनकी चीखें, उनका दर्द, सब उसकी आंखों के सामने था और धीरे धीरे उसका ये बंकर लाशों की नींव पर खड़ा हो गया। फिर एक दिन एक अनोखा वॉचर उसके सामने आया। लाल बालों वाली एक लड़की, बाकियों से बिल्कुल अलग, न उतनी डरावनी बल्कि जिज्ञासु, लगभग मासूम सी। प्रोफेसर के दिल में पहली बार ख्याल आया, अगर मैं इसका राज खोल दूं तो शायद मौत पर भी जीत पा सकता हूं। और उसने वो नामुमकिन कर दिखाया। उस लड़की को धोखे से पिंजरे में कैद कर लिया, उस पर प्रयोग शुरू किए। वो लड़की कभी बदल जाती, भयानक शक्ल में, लंबे पतले हाथों वाली, तो कभी फिर से मासूम चेहरा ली खड़ी रहती। धीरे धीरे प्रोफेसर को लगने लगा कि वो उसे समझने लगी है, उसकी बात सुनती है, जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता बन रहा हो। लेकिन सालों की कोशिशों के बावजूद वो कोई बड़ा राज नहीं जान पाया। और अब उसने मान लिया कि उसकी सारी मेहनत बेकार रही। इसलिए उसने ये संदेश रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुका था। प्रोफेसर की रिकॉर्डिंग में एक और राज खुलता है। वो बताता है कि उसने नदी के किनारे एक नाव छुपा रखी है और यही इस मौत के जंगल से निकलने का एकमात्र रास्ता है। उसके शब्द आखिरी बार गूंजते हैं, बस परिंदों का पीछा करना, वो तुम्हें बाहर तक ले जाएंगे, और अगर कभी बाहर पहुंच जाओ तो मेरी यूनिवर्सिटी की फाइलें जला देना, क्योंकि ये राज इंसानों के हाथ में सुरक्षित नहीं। इसके बाद कैमरे पर दिखता है किलमार्टिन ऊपर चढ़ रहा है। अचानक गोलियों की आवाज आती है और फिर सन्नाटा। चारों अब समझ चुके थे कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। सियरा म्यूजिक ऑन करती है और डैनियल को नाचने का न्योता देती है, लेकिन डैनियल उदास है। वो कहता है, मेरे पास लौटकर जाने के लिए कोई घर नहीं, मेरी फैमिली पहले से ही बिखरी हुई है। सियरा मुस्कुराकर जवाब देती है, तो फिर मेरे पास रह लेना, जब तक तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह और काम न मिल जाए। हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अगली सुबह चारों अपनी भागने की यात्रा शुरू करते हैं। इस बार उन्हें राह दिखा रहे थे जंगल में बिखरे साइन और मीना का तोता, जिसे उसने कहा था, डार्विन अब तू ही हमें बाहर ले चल। धीरे धीरे वो सब जंगल की गहराई में पहुंचते हैं और वहां सामने आता है एक विशाल पत्थर का चक्र, जमीन के भीतर दबा हुआ, मानो किसी रहस्यमयी सुरंग का द्वार हो। मेलिन डरते डरते कहती है, यही वो जगह है जहां सदियों पहले परी जाति की आखिरी
नस्ल को कैद किया गया था। वो जो कभी इंसानों के सच्चे साथी हुआ करते थे, लेकिन अब बस उनकी परछाइयां बची हैं। सदियों बाद वो प्राणी जमीन की सतह पर लौट आए, लेकिन अब उनकी दोस्ती नफरत में बदल चुकी थी। वे यहाँ रुके हैं क्योंकि किसी प्राचीन जादू ने उन्हें बांध रखा है, और इंसानों के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है। जितना दूर भाग सकते हो भागो। दिन भर चलते चलते शाम ढल जाती है, ना कोई नदी नजर आती है, न नाव, और फिर आसमान से बरसात शुरू हो जाती है। निराशा से भरे तीनों जमीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक आकाश में परिंदों के झुंड उड़ते दिखाई देते हैं। हजारों की संख्या में एक ही दिशा में। तीनों बिना सोचे समझे उनके पीछे भागते हैं और आखिरकार नदी तक पहुंच जाते हैं। औरतें दौड़कर नाव पर चढ़ जाती हैं, लेकिन डैनियल पीछे से किसी की चीखें सुनता है। वो देखता है, जॉन। डैनियल का चेहरा खिल उठता है। वो जिंदा है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि वो जॉन असल में एक चेंजलिंग था, एक वॉचर जिसने इंसानी शक्ल धारण कर ली थी। औरतें चीख चीख कर कहती हैं, डैनियल भागो, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती, और अगले ही पल वॉचर डैनियल को मार डालता है और उसी की शक्ल में बदलकर नाव की ओर मुड़ता है। लेकिन मिना, सियरा और मेलिन किसी तरह नाव को धक्का देकर नदी में बहा देते हैं, और रात भर तैरते हुए सुबह होते होते वे सभ्यता तक पहुंच जाते हैं। थके हारे तीनों एक बस रोकते हैं। सफर शुरू होता है, और पहली बार पृष्ठभूमि में बजते म्यूजिक के बीच उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली राज अब खुलना बाकी था। मिना प्रोफेसर किलमार्टिन की यूनिवर्सिटी जाती है। वो उसकी भतीजी बनकर उसके दफ्तर में दाखिल होती है ताकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सके। वहां उसे ढेर सारे दस्तावेज, पुरानी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर बताता है कि अब भी इस दुनिया में आधे इंसान आधे परी बच्चे मौजूद हैं, और वो कभी भी इंसानों के बीच हो सकते हैं। मिना तस्वीरों का एक ढेर उठाती है, और एक तस्वीर देखकर उसका चेहरा चकित हो जाता है। शाम को मिना सियरा के घर पहुंचती है। वो एक फोटो दिखाती है, मेलिन की, और कहती है ये तस्वीर प्रोफेसर की पत्नी की है, जो कई साल पहले मर चुकी थी। यानी जिस मेलिन के साथ वे कैबिन में रहे, वो असल इंसान नहीं थी। वो एक खास परी थी जो दिन में भी घूम सकती थी। असल में वही वो लाल बालों वाली परी थी जिसे किलमार्टिन ने कैद किया था, लेकिन वो उसे मार नहीं सका, और अब वो मिना का रूप लेकर सभ्यता में लौट आई है। तभी एक कार घर के बाहर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और असली सियरा बाहर निकलती है। मिना जिस सियरा से बात कर रही थी, वो दरअसल एक वॉचर थी, और जैसे ही सच्चाई सामने आती है, उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। मिना समझ चुकी थी खत्म कुछ नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। फेरी ने मिना पर हमला किया, उसके सिर पर चोट मारकर बेहोश कर दिया, और फिर अपना रूप बदलकर डैनियल बन गई। वो कहती है, हम भी बस और प्रजातियों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन इंसानों की नफरत ने हमें जमीन के नीचे कैद कर दिया। कुछ ही देर में वो किलमार्टिन का रूप ले लेती है और मिना के पास जाती है। फिर अचानक वो खुद मिना बन जाती है। अब वो असली मिना को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है, लेकिन तभी मिना धीरे से कहती है, तुम अकेली नहीं हो, कहीं और भी तुम्हारे जैसे होंगे, क्योंकि मैं भी आधी इंसान आधी परी हूं, और ये सच है कि इंसानों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें अपनी ही दुनिया से निकाल दिया। ये शब्द सुनकर फेरी का चेहरा बदल जाता है। उसके भीतर का क्रोध नरम पड़ने लगता है। वो अपने असली रूप में आती है, सुंदर पंख फैलाते हुए, और कहती है, शायद तुम सही हो। इतना कहकर वो उड़ जाती है। मिना धीरे धीरे सियरा को जिंदा करती है, फिर अपनी जुड़वां बहन लूसी से मिलती है, और पहली बार अपनी माँ की मौत का अपराध बोध छोड़ देती है। वो मान लेती है कि उस हादसे के लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं थी। मिना अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाती है, लेकिन मानती है कि वो आज भी मेलिन को अलग अलग रूपों में देख लेती है। तभी उसकी भतीजी दौड़ कर आती है। वो एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें मिना और उसका तोता डार्विन बने हुए हैं। डार्विन जिसे वो अब भी अपने साथ रखती है, लेकिन बाहर खिड़की के पास कोई खड़ा है। लाल बालों वाली एक लड़की। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है और वो एक अजीब विकृत शक्ल ले लेती है। शायद ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक डरावनी सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानी है, जहां सब कुछ धीरे धीरे परत दर परत खुलता है और अंत में रहस्य अधूरा छोड़ दिया जाता है। एक ऐसा अंत जो साधारण होते हुए भी दिल में बेचैनी और डर छोड़ जाता है।